केंद्रीय खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी। खरीफ सीजन में 15 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। मक्का और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने के प्रबंधन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। घटना को पूरी तरह से रोकने के लिए निर्देश दिए गए। पराली मैनेजमेंट के लिए 3 राज्यों को दिए 600 करोड़ रुपए। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की पहल। कम बारिश वाले 11 राज्यों में बीज उपलब्ध कराएगी सरकार। किसानों में बांटे जाएंगे बीज मिनी किट। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। मानसून की बेरुखी की वजह से खरीफ सीजन की फसलें सूखे का सामना कर रही हैं। इस वजह से खरीफ सीजन की फसलों के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी सीजन में दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके तहत केंद्र सरकार दलहन और तिलहन फसलों के बीज मिनी किट किसानों में वितरित करने जा रही है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि बेहतर बीजों से फसलों की उत्पादकता लगभग 20 से 25% तक बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कृषि मंत्री ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रोका जाए। योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्तमान सीजन में पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को 600 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। देश में खरीफ सीजन में 15 करोड़ टन अनाज, मक्का और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में कुल 14 करोड़ 99 लाख टन अनाज उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत अनाज उत्पादन की तुलना में 69 लाख 8 हजार टन अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दुनिया के बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित लीड्स 2022 सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भविष्य की जरूरतों तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। घरेलू बाजारों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी बरकरार है।
खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की बढ़ोतरी को देखते हुए कीमतों में ये बढ़त आगे भी जारी रह सकती है। दरअसल भारत के चावल निर्यात नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के बाद इस महीने के शुरू में सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया था। साल 2022-23 में खरीफ फसलों के उत्पादन में 2% गिरावट आ सकती है। धान उत्पादन में सबसे ज्यादा 13.5% गिरावट का अनुमान है, जबकि कपास, मक्का व सोयाबीन का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में कुल खरीफ उत्पादन 64 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 से 2% कम है। 2021-22 में कुल खरीफ उत्पादन 65.35 करोड़ टन था। दरअसल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश कम होने की वजह से धान की फसल पर नकारात्मक असर पड़ा है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्हें लोग फादर ऑफ बेबी कॉर्न के नाम से जानते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मंडी.com में। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के उस किसान ने जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, अब हम आपको हरियाणा के एक ऐसे किसान के पास लेकर चलते हैं जिन्हें खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और लोग उन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न के नाम से जानते हैं। कृषि और किसानों को लेकर आम धारणा बन गई है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। देश में हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से खेती किसानी को न सिर्फ मुनाफे का सौदा बनाया है, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उन्हीं प्रगतिशील किसानों में एक हैं हरियाणा में सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान का नाम सोनीपत के आसपास के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सरकार ने फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम भी दिया है। मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने शुरू की, उसके बाद पूरे गांव ने शुरू कर दी और पूरे क्षेत्र में बेबी कॉर्न की खेती फैल गई। कंवल सिंह चौहान 16 साल की उम्र से खेती कर रहे हैं। छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई। अपने इलाके के सामान्य किसानों की तरह कंवल सिंह ने भी बासमती धान की खेती में हाथ आजमाया, लेकिन साल 1985 में फसल में ऐसी बीमारी लगी कि कीटनाशकों, बायोगैस और जैविक उपचारों से भी काबू में नहीं आई। पारंपरिक खेती से गुजारा मुश्किल हो गया, तो साल 1996 में उन्होंने कर्ज लेकर एक राइस मिल लगाई
लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 1987 में बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती करना ही सोची। 1996 में बासमती राइस को लेकर एक हलर लगाया कि बासमती राइस ऑर्गेनिक का हम व्यापार करेंगे, परंतु हम उसमें सितर नहीं हो पाए क्योंकि सबको ट्रेडमार्क वाला लाल महल और दूसरे बड़े मार्के के चावल चाहिए थे। हमें अब हमारा मार्का जो पंचमहल के नाम से था उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसमें हमें नुकसान हुआ। उसके बाद 1998 में बेबीकॉर्न की खेती का मुझे पता चला और बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। लाख परेशानियां थीं, लेकिन कंवल सिंह चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और खेती में नए नए प्रयोगों का सिलसिला जारी रखा। साल 1998 में परंपरागत खेती को छोड़कर कंवल सिंह चौहान ने सबसे पहले बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। इसमें जोखिम तो था, पर कामयाबी जबरदस्त मिली। इसके बाद कंवल सिंह ने बेहतर आमदनी के लिए बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती का दामन थाम लिया। इससे पहले जो है बेबीकॉर्न जो है थाईलैंड से इंडिया आता था, कैन बेबीकॉर्न, तो हमने 2009 में इसको शुरुआत किया और अभी इंडिया में इसकी बड़ी मार्केट है। हम कई बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका बेचते हैं, जैसे कि गोल्डन क्राउन है, डेल मोंटे हैं, हम सबको के लिए इनको बढ़ाते हैं और वे बाजार जो है मार्केटिंग का काम कंपनियां करती हैं, हम उनके मैन्युफैक्चरर हैं। कंवल सिंह चौहान ने साल 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और देखते ही देखते साल 2000 तक अटेरना गांव के अधिकतर किसानों ने कंवल सिंह की तरह बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न उगाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा है कि आज आसपास के 15 से 20 गांवों में बेबीकॉर्न की जमकर खेती की जा रही है। बेबीकॉर्न की खेती क्षेत्र में बढ़ने से किसानों में खुशहाली आई है, क्योंकि इसकी आमदनी बढ़ी है किसानों की। जो धान और गेहूं में जितनी आमदनी होती कि बेबीकॉर्न की एक फसल में किसानों को उतनी आमदनी मिलने लगी। और सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि इनसे जो हरा चारा निकला वो पशुओं को मिला, तो पशुओं की संख्या बढ़ी और पशुओं की में दूध की मात्रा बढ़ी। पहली बार बेबीकॉर्न की खेती शुरू की तो कंवल सिंह चौहान ने उसे बेचने के लिए दिल्ली के NIA मार्केट, खान मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट और 5 स्टार होटलों का रुख किया। जब उत्पादन और मांग बढ़ी तो आजादपुर मार्केट में भी बेबीकॉर्न की सप्लाई शुरू कर दी। मैंने 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और जब बेचने की बारी आई तो INA और खान मार्केट में मैंने बेचा। जब नहीं बेच पाया, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और बेच नहीं पाया, तो आजादपुर मंडी में खुम्बे की दुकानों पर बेचना शुरू किया। उसके बाद वहाँ भी जब नहीं बेच पाया तो मैंने डायरेक्ट रोड पे बेबीकॉर्न को ले जाके और वहाँ पर बेचना शुरू किया। बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार की परेशानियों से बचाने के लिए कंवल सिंह ने साल 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। आज इनके पास 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और ये खुद भी निर्यातक है। कंवल सिंह के बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसानों को फसल उगाने से पहले उनकी उपज खरीदने की गारंटी देते हैं। 1999 में मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें बेबीकॉर्न की कैनिंग हो सकती है वो लगाने की सोची और 2009 में मैंने पहली यूनिट इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट के नाम से अटेरना में लगाई 5 फरवरी 2009 को, जिसका नॉर्वे के कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया। ये आप यूनिट देख रहे हो मेरे पीछे, इसमें बेबीकॉर्न की प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें बेबीकॉर्न जो है किसानों से आती है, उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होने के बाद उसको यहाँ लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले उसकी ब्लांचिंग होती है और ब्लांचिंग के बाद में तौल के डब्बे में कैन में भरा जाता है, फिर ब्राइन सोल्यूशन मिलाया जाता है, उसके बाद एचएस बॉक्स से निकाला जाता है, उसके बाद इसको सीम किया जाता है, ढक्कन बंद किया जाता है, फिर रिटोट में ले जाकर लगभग 12 पाउंड प्रेशर पर 40 से 50 मिनट तक उसको पकाया जाता है। उसके बाद ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इस तरह से इसको इसमें 3 दिन के लिए इसमें लगाया जाता है। उसके बाद कोरोगेटेड बॉक्स में भर के बाजार भेज दिया जाता है। लगभग 2 एकड़ में फैले इस यूनिट में बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बटन मशरूम, स्लाइस मशरूम सहित लगभग 8 तरह के उत्पाद उगाए जाते हैं। इस यूनिट की मदद से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबीकॉर्न और अन्य उत्पाद पश्चिमी देशों में निर्यात हो रहे हैं। इसमें किसानों का जो सब्जियां पैदा करते हैं, किसान बेबीकॉर्न पैदा करते हैं, वो वहाँ
आएगा, पहले सबसे पहले रिसीव किया जाएगा, फिर उसकी प्री कूलिंग होगी। आप देख रहे हैं सामने प्री कूलिंग है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये बेबीकॉर्न को छिला जा रहा है। छिलने के बाद में छिलका गौशाला के लिए जा रहा है, और जो बेबीकॉर्न अच्छा जा रहा है उसकी फिर उधर पैकिंग हो रही है। पैकिंग के होने के बाद ये कोल्ड स्टोर में जा रहा है, और कोल्ड स्टोर के बाद बाई एयर रेफ्रिजरेटिव वैन से बाई एयर ये लंदन बेबीकॉर्न जा रहा है, यानी कि अटेरना का बेबीकॉर्न लंदन में खाया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि दूसरी जो बेबीकॉर्न जब ऑर्डर नहीं होते बाहर जाने के, तो यहाँ आप देख रहे हैं सामने प्रोसेस यूनिट है, यहाँ से बेबीकॉर्न जाता है, उस प्रोसेस यूनिट में डब्बा बंद होकर देश की मार्केट में जाता है। कंवल सिंह 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू करने वाले इकलौते किसान थे। आज करीब 400 मजदूर उनके साथ काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लगभग हमारे पास हमारी 4-5 जगह इकाई हैं, जिसमें लगभग 500 के करीब महिलाएं काम करती है और कुछ पुरुष काम करते हैं, और साथ में अकाउंटेंट है, ट्रांसपोर्टर है, काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। कंवल सिंह की कहानी आज लाखों लोगों को खेती का उज्जवल रास्ता दिखला रही है, इसलिए इन्हें पद्मश्री समेत दर्जनों सम्मान मिले। पुरस्कारों की बात करें तो कंवल सिंह को 2005 में देवीलाल किसान पुरस्कार, फिर राजीव गांधी अवार्ड, NG रंगा अवार्ड, कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदेश स्तरीय अवार्ड मिले। 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। साल 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जिला वाइज जहां जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस चीज़ का, वहाँ उनकी प्रोसेसिंग हो, और उसकी मार्केट का सेंट्रल प्रबंध हो। कि जैसे सरकार एक नई चीज़ लेकर आई है कि देश में 10,000 FPO बनाने हैं। FPO की मार्फत से देश के हर ब्लॉक में प्रोसेसिंग यूनिट लगे, और उस प्रोसेस यूनिट में जो माल का उत्पादन हो वो सामूहिक रूप से उसकी बेचने की व्यवस्था, उसके वितरण की व्यवस्था पूरे भारत देश में हो, और जो उत्पादन ज़्यादा यदि अधिक होता है तो उसके निर्यात का प्रबंध हो। इसमें दो राय नहीं है कि कंवल सिंह चौहान ने खेती में बदलाव कर उसे व्यावसायिक बना दिया। इसी कारण आज इनकी खेती उद्योगों का मुकाबला कर रही है। कंवल सिंह का लक्ष्य प्रदेश के हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर किसानों की आय दोगुनी नहीं 5 से 6 गुना तक बढ़ाना है, ताकि किसी किसान का सिर कर्ज के पहाड़ के सामने कभी न झुके। सोनीपत से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ कृष्ण भारद्वाज। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में किसानों के काम की बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में, और अब वक्त है NCDX पाठशाला का। तो हो जाइए नोटबुक और पेन के साथ तैयार, नोट करने हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही खास जानकारियों को। NCDX पाठशाला में किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम आपको सब्जियों को सुखाकर उसका मूल्यवर्धन करके हम लोग कैसे 2 पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। इसमें आपको जब सब्जियां सुखानी है तो उसके लिए आपको सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करना है। सोलर ड्रायर में आपको सब्जियां सुखानी है। सब्जियां सुखाने वक्त अपने खेत से लाई हुई सब्जियों का पहले वज़न करना है, उसके बाद उसको अच्छे पानी से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जिस तरह से हमको सब्जी सुखानी है उस हिसाब से सब्जी को काटना है। काटने के बाद फिर एक बार पानी में से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो सोलर ड्रायर है उसके ट्रे पर रख देना है
और उसको हर 2 घंटे के बाद हिलाकर मॉनिटर करके सब्जियों को सूखना है। जब सब्जियां सूखती है तो उसको पॉलीथीन में हवाबंद करके 6 महीने तक हम लोग उसको रख सकते हैं। 6 महीने में हम कहीं भी उसको बेचकर 2 पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे प्याज के बारे में। प्याज को जब हम लोगों को काटना है तो एक तो हम लोग उसको साफ करने के बाद स्लाइस में काट सकते हैं या वर्टिकल कट करके उसको सुखा सकते हैं। तो वो सुखाने के लिए काटने के बाद पानी में उसको 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद वो पानी से निकाल के ड्रायर पे डाल के हम लोग सुखा सकते हैं। उसके बाद आता है आलू। आलू को हम लोगों को पीसेस में काटना है। काटने के बाद जैसे प्याज को हम लोगों ने 10 मिनट ठंड पानी में रखा था, उसी तरह इसको पानी में रखना है, मगर गर्म पानी में रखना है। गर्म पानी में 3 मिनट के लिए रखना है, जिसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री हो। यहाँ कोई टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। अपना हाथ पानी में डाल के हम लोग जितना सह सकते हैं उतने पानी में उसको 3 मिनट रखना है। उसके बाद ट्रे पे डाल के सुखाना है। उसके बाद आता है टमाटर। टमाटर को सुखाने के वक्त खाली काटना है, स्लाइस में काटना है या एक टमाटर के 2 हिस्से करके उसको काटना है। उसमें कोई भी पानी में रखने की या गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं। उसको सीधा ट्रे पे रख दो, अपने आप वो 2 दिन में सूख जाएगा। उसको पैक कर दो। उसके बाद आता गाजर। गाजर 3 तरह से हम लोग सुखा सकते हैं। एक तो उसका थ्रेश करके, उसका पीस करके या उसके स्लाइस करके। इन तीनों तरीके से उसको थ्रेश करने के बाद पानी में भिगोने का है और ट्रे पे डाल देने का है। पत्तेदार सब्जी सुखाने के लिए सब्जी को पहले धोना है, उसका वजन करना है। उसके बाद सब्जी को 2 हिस्सों में बांट देना है, ऊपर वो पत्ते वाला भाग और नीचे वो टहनी वाला भाग, और दोनों भागों को ट्रे पे डाल देना है। 4-5 घंटे में वो सूख जाती है। सूखते वक्त उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाना है ताकि वो ट्रे को चिपक ना जाए। जब सूखती है तो वो जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हाथ से दबाना है। हाथ से दबाने से क्या होगा, जो पत्तियां जो उसको चिपकी हुई रहती है वो नीचे गिर जाएगी। वो जो टहनी है वो बाकी को हम लोग फेंक देंगे और नीचे गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं। और ये 6 महीने तक अच्छा रह सकता है। 6 महीने में कब भी आप जब उसकी डिमांड आ जाएगी बेचकर पैसा कमा सकते हो। ये जो सोलर ड्रायर है ये 2 मीटर बाय 2 मीटर साइज़ के है। इसकी कीमत 30,000 है। ये बाज़ार में अवेलेबल है। इसके ऊपर लगी हुई सीट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करती है, इसलिए सूखने के वक्त अपनी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनती है। ये जो ड्रायर्स है इसकी सबकी जानकारी आप आपके इलाके के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनसे ले सकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है इसके बारे में, इनके बारे में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के जानकारी लेके अपने इलाके में इसको चला सकते हैं। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।